चलो रूल नंबर 15 का 5 नंबर, चलो साथ में लिखो, लिखते चलो समझते चलो। आ जाओ, बंद करो दरवाजा बंद करो। देखो समझना इसको, कहता है कि नेचुरल इंसिडेंट के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक ना, तो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उन सब के लिए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसमें इट का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर बारिश हो रही है, अगर मान लो एक हिंदी का सेंटेंस दिया जाए कि बारिश हो रही है या वर्षा हो रही है, तो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे? इट्स नहीं, इट इज रैनिंग, है ना। अब इट इज रैनिंग, तो वहां पर इट का यूज क्यों किया गया? क्योंकि बारिश होना वो क्या है, नेचुरल इंसिडेंट है, वो हमारे हाथ में नहीं, हम उसे नहीं कराते हैं। अब क्लाउड सीडिंग एक प्रोसेस है जिसकी वजह से बारिश हम लोग भी करा सकते हैं, जानते हो क्या होता है क्लाउड सीडिंग? सुने हो कभी? खुद से बादल, अभी फिलहाल किस देश में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया था? दुबई में ना, क्यों आया था? कारण था उसका क्लाउड सीडिंग का। ठीक है, क्लाउड सीडिंग एक प्रोसेस होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से बादल बनाते हैं, तो उससे जो बारिश होती है फिर अचानक से क्या हो गया ना कि नेचुरल तरीके से भी बारिश हो गया, और दोनों जब हुआ तो पूरा दुबई डुबा दिया, है ना। अब देखो ये अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक का हिंदी तो जानते ही होगे, क्या होता है? भूकंप ना। तो ये भूकंप क्या है, नेचुरल इंसिडेंट है ना, तो उससे पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज होगा? इट का यूज होगा। तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जो ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन में किसी में इट लगा देगा, किसी में दैट लगा देगा, दिस लगा देगा, कुछ भी लगा देगा। ध्यान यही रखना है कि जहां पर भी नेचुरल इंसिडेंट आया तुरंत उससे पहले क्या लगाएंगे? इट लगा देंगे। ठीक है ना, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसा ही देगा। अगला लिखो, एक नोट करके लिखना ना। लिखो इट इज या वॉज के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। हो गया? चलो देखो, कहता है कि इट इज, इट इज या वाज के बाद, है ना, किसका यूज होगा? नॉमिनेटिव केस का। तो नॉमिनेटिव केस सबसे पहले जब चैप्टर शुरू किए थे उसी समय नॉमिनेटिव केस के बारे में बताए थे, याद है? तो इन सब्जेक्ट्स में से, इन दोनों में से नॉमिनेटिव केस कहाँ पे है बताओ, और दोनों सेंटेंस में से सही कौन सा होगा? क्या है नॉमिनेटिव केस? आई, आई होता है, तुम बता रहे हो फर्स्ट। मी जो है वो नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव मतलब सबसे पहला अपने बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। तो अगर यहाँ पर आई की बात की जाती है तो ये जो होता है तुम्हारा वो नॉमिनेटिव केस है। पीछे जो टेबल लिखवाया है नॉमिनेटिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का, पॉजेसिव केस का, याद करो उसको। अब मान लो यहाँ पर हमको रूल पता है कि जब भी इट इज या वॉज रहेगा तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे हम। अब ऑप्शन देगा तो ऑप्शन ये दोनों देगा तुमको, उसके अलावा भी दो ऑप्शन देगा, अब कंफ्यूज हो जाओगे। रूल हमको पता है कि नॉमिनेटिव केस है
ठीक है, मतलब अगर इट इज वॉज लगाना है तो नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे, लेकिन जब हमको यही नहीं पता रहेगा कि नॉमिनेटिव केस है कौन सा, कहाँ से बता पाओगे? तो उसके लिए याद करोगे ना, टेबल वैसे ही थोड़ी लिखवा देते टाइम पास करने के लिए, यही कारण था लिखवाने का। चलो, तो इसमें से सही कौन सा हो गया, ये ना, और ये गलत हो गया। आगे लिखो। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी पहुंचो। हाँ, बताओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। कहता है कि जब किसी एनिमल, बर्ड या किड के जेंडर का पता ना हो। एनिमल का मतलब जानते हो तुम लोग, बर्ड का मतलब भी पता है, किड का मतलब बच्चा। अब ये बच्चा बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, इसमें जेंडर का पता हमें नहीं है ना। तो जब ये पता नहीं रहेगा तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में है कि इट इज अ बेबी। अब ये जो बेबी है, अब ये मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, ये हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे अगर हमको पता होता कि वो मेल होता, कोई पुरुष होता, तो उसके लिए ही का यूज करते, और अगर फीमेल होती तो सी का यूज करते। लेकिन बच्चे का जन्म है, जब हम उसको नहीं देखे हो, हमको जेंडर का तो पता है नहीं, तब उसके लिए किसका यूज होगा, इट का यूज होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे रहता है बेबी न लिख करके मेल चाइल्ड होता तो ही का यूज हो जाता। अगर यहाँ पर कोई फीमेल चाइल्ड लिखा होता तो किसका यूज हो जाता, सी का यूज हो जाता। ठीक है। उसके बाद है द चाइल्ड वाज प्लेइंग विथ इट्स टेडी बियर। पहला तो ये देखो, ये चाइल्ड है, इसका भी जेंडर का पता नहीं, टेडी बियर का तो इसमें जेंडर होता नहीं है ना। तो उन सब के लिए क्या लगाओगे, इट का यूज होता है ना। चलो, लिख लिए इसको। पूरा मिटा देना। अगला लिखो।
ये लिखो। चलो देखो समझो इसको। कहता है कि अननोन या अनसीन व्यक्ति के लिए है। अननोन का मतलब क्या होता है जानते हो? अनजान व्यक्ति ना। अनसीन जिसको नहीं देखे, हाँ, या तो वो अनजान हो या फिर उसको हम कभी देखे ही ना हो, तो उसके लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे कि हु इज इट देयर, कौन है वहां पे। अब हम उसको देखे नहीं है, बस अगर हमको ऐसा महसूस हुआ कि कोई है वहां पे, तो हम उससे पूछ रहे हैं कि हु इज इट देयर ना, तो उसके लिए जो है इट का यूज होगा। अगला है कि अंग्रेजी में कुछ वर्ब्स जैसे सीन, चांस, हैपन, मैटर, फील, लुक, अपीयर ऐसे हैं जिनके साथ इट का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का मतलब क्या होता है? VERB। क्या है ये? क्रिया। क्या होता है क्रिया? क्या होता है वर्ब? बताओ। हाँ, बताओ बनारसी बाबू। तुम बताओ। अच्छा इसी का ना। तुम बताओ। नहीं पता है। वाह, समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम बताओ। नीचे गर्दन करके बैठी है कि सर कुछ भी नहीं करेंगे, बताओ। हाँ, काम मतलब क्रिया, नॉर्मल है, इतना सोचना क्या है उसमें तब। एकदम डर के बोलेगा पता नहीं क्या हो गया है। अरे क्रिया मतलब काम, वर्ब यही ना है। चलो तो कोई देखो, ये सारे जो वर्ब्स हैं, देखना, चांस मिलना है, होना, मैटर, ये सारी चीजें क्या है? ये वर्ब है ना। तो ऐसे ऐसे अगर वर्ब अगर सेंटेंसेस में आते हैं तो उनके साथ भी इट का प्रयोग होगा। इट हैपेंड का मतलब क्या होता है? हैपेंड का मतलब होना, यानी कि यह होता है। होता है तो उसके पहले क्या लगेगा? इट लगेगा। इट लुक्स ब्यूटीफुल, यह सुंदर दिखता है ना, तो उसके पहले भी इट का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो लिखा हुआ है, लुक है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो तो लगा है, तो उससे पहले किसका यूज होगा? इट का यूज होगा। उसके बाद इट अपीयर्स। इट अपीयर्स मतलब, अपीयर का मतलब किसी चीज का अगर अस्तित्व है, मतलब वो अपीयर है, होता है ना। जैसे भगवान के बारे में कहते हैं तो गॉड अपीयर्स, भगवान होते हैं, भगवान का कोई अस्तित्व है ना। जो नहीं मानते उनका बातें अलग है, लेकिन लोग तो मानते हैं ना। 100 में से 98% मानने वाले हैं, 2% नहीं मानने वाले हैं। जो नहीं मानता है उसको भी कहीं कहीं लगता है कि है। तो ऐसी चीजों के लिए क्या है? इट का यूज होता है। आगे लिखो। अभी एक बार फिर तुम लोग से भी इसमें पूछने वाला है। नहीं नहीं, एग्जाम। हम्म। खत्म कर देंगे आज इसको।
पोजेसिव एडजेक्टिव। चलो देखो, सबसे पहले इसको समझो। 16 नंबर कहता है कि पोजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स, आवर्स, देयर एटसेट्रा के साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सबसे पहले ये याद रखना होगा कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या है। पहले लिखवा चुके हैं पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, याद है किसी को? हाँ, नहीं याद है ना? यही उम्मीद ही किया जा सकता है, गधा लोग। तुम लोग को याद है पॉजिटिव प्रोनाउन? घर जाकर के जो है ना, किताब फिर मत खोलना, एक बार यहाँ पर खोलना, फिर दोबारा यहीं खोलना है। और दिख रहा है, देख रहा है कितना पढ़ रहे हो ना। पॉजिटिव प्रोनाउन होता है कि ऐसा प्रोनाउन जिससे संबंध का पता चले, रिलेशन का पता चले, लगाव का पता चले। लगाव का मतलब क्या? किसी के साथ किसी का जुड़ाव है। जैसे कि एग्जाम्पल तुम लोग को दिए थे कि कभी एग्जाम वगैरह देने के लिए बाहर जाते हो, घर से बाहर, मम्मी कॉल करके बार बार पूछती है ना, कहाँ पहुंचे, खाना पीना खाया कि नहीं खाया। क्यों पूछती है? लगाव है ना? वो ऑटोमेटिकली वो आएगा ही आएगा। चाहे मान लो किसी भी चीज से कोई दोस्त ही आ रहा है तुम्हारा, तो दोस्त है तो अगर कहीं बाहर गया तो एक आध बार कॉल करके पूछोगे जरूर, बार बार नहीं पूछोगे। अगर वहीं भाई चला जाएगा तो थोड़ा सा ज्यादा पूछोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आने लगता है। तो यही होता है पोजेशन।
ये इसी को बोलते हैं पॉजिटिवनेस, यानी कि लोगों का एक दूसरे के प्रति लगाव। एक हॉरर मूवी का एग्जाम्पल भी दिए थे। जो भूत वाला मूवी होता है उसमें ज्यादातर भूत किसको लगता है? लड़की लोग को लगता है ना। लड़का लोग को जल्दी नहीं लगता है, वो सब टाइट रहता है। अब लड़की लोग को भूत लग जाता है तो मान लो कोई जो प्रिस्ट वगैरह होता है तो ज्यादा देखोगे ना कि चर्च से उन लोग को बुलाता है पुजारी को, जैसे 1920 देख लो, है ना, मजा आता है हॉरर मूवी देखने में, एक नंबर। तो उसमें आता है तो जब उसको पता चलेगा कि इस लड़की को जो है इसमें भूत आ गया है, तो बोलता है उसके जो पार्टनर है उसका, उसको कहता है कि सी इज पोजेस्ड। एक दो बार ये सेंटेंस यूज करता है, वो ध्यान तो दिया नहीं होगा तुम लोग, खाली भूत के मुंह देखता होगा और कैसे कैसे निपटाती है वो देखता होगा। तो सी इज पोजेस्ड कहने का मतलब है कि वो है तो एक, लेकिन उसके अंदर एक दूसरी पर्सनैलिटी आ गई है ना, यानी कोई और जो है किसी से उसका लगाव हो चुका है। तो वहां पर ये पोजेस्ड का मतलब हो गया कि उसके बॉडी में कोई और है। उसी तरीके से क्या होता है कि पॉजिटिवनेस का मतलब सीधा सीधा ये समझना है कि लगाव। ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर है माइन, अगर मान लो बोलेंगे कि ये मेरी किताब है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऐसे अगर बोलो कि दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर पॉजिटिवनेस अगर है तो ये माइन के साथ इसको चेंज करते हैं हम लोग। जैसे योर्स है तुम्हारा, तो तुम्हारा, मेरा, है ना, ये सब क्या है? अपनापन का ये एक बताता है, एक शब्द है जिससे तुम्हारा उससे रिलेशन पता चलता है। तो ये सारे जो भी शब्द रहेंगे जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, उनके साथ कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। नाउन का मतलब क्या समझना है? नाउन का मतलब कि नाम, कोई भी नाम है उसका मतलब क्या हो गया? वो नाउन है। तो नाउन का यूज कभी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखना। कहता है माई शर्ट इज व्हाइट बट योर शर्ट इज येलो। देखो, एक बार शर्ट है यूज हुआ है, दोबारा यहाँ फिर हुआ है। इसमें देखो कि माई शर्ट इज व्हाइट बट योर इज येलो, इसमें क्या दोबारा यूज हुआ है? तो बताओ कि इन दोनों में से सही कौन है? इसको पूरा ये तो समझ चुके, अब बताओ कि दोनों में से कौन सही है। इसलिए ये गलत है और ये क्या है? सही है। ऐसे टिक मत कर लो वहां पे। चलो ऊपर देखो, अब कहता है पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, पोजेसिव अगर प्रोनाउन है, पोजेसिव अगर प्रोनाउन है तो वहां पर नाउन का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर पोजेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो उसके साथ नाउन का यूज होता है। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं एडजेक्टिव को? तुमको बड़ी मार मारेंगे, देख रहे हैं नहीं? देखिए हैं, इसीलिए इतना बढ़िया पतला रखा है, एकदम लगेगा तो मजा आ जाएगा। हाँ, लेकिन बोल नहीं पाता है, नहीं पेट में मुंह में नहीं आ रहा है। एक मुक्का मार दो पेट में तो बाहर आ जाएगा। यहाँ हाँ, विशेषण। बड़ा देर से याद आया। चलो याद आ गया, यही बहुत बड़ा बात है। यहाँ देखो, कहता है कि माई डॉग इज ब्राउन बट योर डॉग इज रेड। मेरा कुत्ता जो है ब्राउन कलर का है, तुम्हारा क्या है? लाल कलर का है ना। लाल कलर का कुत्ता है नहीं, देखे हो क्या? क्या होता है? चलो अब देखो, इसमें अगर सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में पर्सन अगर रहेगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, तो उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? पॉजेसिव नाउन क्या होगा? अब मान लो कोई सेंटेंस में कह रहा है कि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो वहां नाउन का यूज करेंगे, और जब पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो नाउन का यूज नहीं करेंगे। तो अब सेंटेंस में पॉजेसिव प्रोनाउन है कौन, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन है, पता कैसे चलेगा? उसके लिए ये टेबल बनाया गया है। अगर बात करें को सिंगुलर नंबर का, तो सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है? एक वचन, जिससे एक ऑब्जेक्ट का पता चले, एक वस्तु का पता चले। और प्लूरल का मतलब बहुवचन, जिससे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का पता चले। अब देखो, अगर कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में माई, यानी कि अपने बारे में बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन होता है, प्रथम पुरुष होता है। तो माई है, अगर इसका पॉजेसिव नाउन, देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा माई, और पॉजेसिव नाउन क्या होगा? माइन हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा आवर, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? आवर्स। अब यहां पर ये देखो, ऊपर वाले सेंटेंस में माई डॉग इज ब्राउन, देखो यहाँ पर माई का यूज हुआ है, ठीक है, और डॉग मतलब एक कुत्ता, सिंगुलर वर्ड है ये, तो सिंगुलर में इधर पहुंच जा। अब इसमें देखो कि ये जो है तुम्हारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव क्या है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्या है? मारेंगे बड़ी मार, गधा कहीं का। अभी अभी यहाँ देख, तो यहाँ पर माई है, यहाँ पर देख तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या लिखा हुआ है? माई है, यहाँ पर है माई। इसमें देखो तो यहाँ पर एक माई है, लेकिन यहाँ पर देखो ये शर्ट है ना तुम्हारा, दो बार यहाँ पर नाउन का यूज हुआ है ना। तो हमको यही देखना है कि नाउन का यूज हम दोबारा ना करें। यहाँ लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ, फिर भी गलत बता रहा है, बेवकूफ आदमी। इसीलिए वहां पर जो है नाउन का प्रयोग तुम कर सकते हो। देखो डॉग है ना, यहाँ पे डॉग क्या है?
नाउन है। अच्छा ब्राउन क्या है? हैं? ब्राउन नाउन है? क्या होता है ब्राउन, इसमें क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ, हमको तो लगा कॉपी किताब है। अरे बेवकूफ। अब मान लो कोई यहाँ पर बात कर रहा है कुत्ता का, तो यहाँ पर कुत्ता जो है वो नाउन हो गया, डॉग क्या हो गया, नाउन हो गया। अब वो डॉग है कैसा कलर का? तो ये ब्राउन कलर का है, यानी उसका विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है ये विशेषण है, यानी कि ऑब्जेक्ट, ये क्या एडजेक्टिव है, कलर है। बताओ तो, वाह, तेज है, बहुत तेज तेज लिखना है। उसके बाद सेकेंड पर्सन में योर, तो योर का पॉजेसिव नाउन होता है योर्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करोगे तो योर हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन का योर्स। उसी तरीके से थर्ड पर्सन में देखो ये तीनों है, और तीनों का यहाँ पर अलग अलग केस दिया हुआ है। ये एकदम याद कर लेना होगा टेबल ही, समझ गए ना? इसका कोई ट्रिक व्रिक है नहीं इसके। जितना तक पढ़ाए है ना अभी, शुरू से लेकर लास्ट तक, टेस्ट में सब देंगे। ये मत सोचना कि पहले ही वाला टॉपिक देंगे, सब मैंने टेस्ट लेने के एक दिन पहले तक जो पढ़ाएंगे ना वो भी पूछेंगे, सोच लेना। इंग्लिश का, रीजनिंग का फिर अगला दिन, जैसे आज इंग्लिश का ले लिया तो फिर अगला दिन रीजनिंग का टेस्ट ले लेंगे। हाँ, अच्छा रीजनिंग चलेगा ना, देंगे देंगे रीजनिंग। डायलॉग तो दे देता है तुरंत, लेकिन बनाने आता है ना तो बैंड बज जाता है। ठीक। देखो सबसे पहला 70 नंबर है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह किया जाता है। किसका प्रयोग? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह किया जाता है। मोहन हर्ट्स हिमसेल्फ। चलो अभी सेंटेंस को समझने से पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, याद नहीं होगा तुम लोगों को, इसलिए पूछना बेकार है। पीछे से निकालो और निकाल करके देखो कि क्या है, पढ़ो तो।
बोल करके पढ़ो एक बार, क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लाए हो कॉपी ना? कॉपी में नहीं लाए हो ना, बहुत बढ़िया। तो मतलब 75 दिन का अगर पढ़ोगे तो 75 अलग अलग कॉपी में लिखोगे। तुम लोग कब समझेगा जी? है छोटा बच्चा कोई बताना पड़ता है बार बार कि बढ़िया कॉपी, फेयर कॉपी बनाओ तो नोट कॉपी बनाओ, कब सीखेगा तुम लोग? फेयर वाला घर पे छोड़ दिया ना, तो दिमाग में तो होना चाहिए था ना। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तुम लाई हो समीक्षा, क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पढ़ो। क्या है उसमें? निजवाचक सर्वनाम, हिंदी में तो याद होगा। क्या होता है निजवाचक सर्वनाम, कोई बताओ। हिंदी मीडियम से हो ना तुम लोग, बताओ तुमको याद है? नहीं याद है। संज्ञा याद है? कोई भी नहीं याद है, बताओ। निज का मतलब होता है अपना, ठीक है? नहीं बोलते भैया मेरा निजी मकान है, यानी कि ये मेरा अपना मकान है, खुद का मकान है। निजवाचक सर्वनाम वैसे शब्दों का बोध कराता है जिससे ये पता चले कि वो हमारे हैं, हमारे अपने हैं, ठीक है? तो इसमें जितना भी तुम लोगों को दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर है कि मोहन हर्ट हिमसेल्फ, तो ये बताओ कि इन दोनों सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हिमसेल्फ, यानी मोहन ने अपने आप को हर्ट किया, अपने आप को चोट पहुंचाया, तो अपने आप की ही बात कर रहा है वो, यानी उड़ा करके घूम फिर करके वापस खुद पे आ रहा है। तो कहता है कि जहां भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब उसने चोट पहुंचाया, तो चोट कहाँ पहुंचाया, किसको पहुंचाया, तो अपने आप को पहुंचाया, तो अपने आप को पहुंचाया, तो उसके लिए जो है किसका यूज हम लोग करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। वही चीज यहाँ पे है, ही कट्स हिमसेल्फ, उसने अपने आप को काट लिया, खुद को काट लिया ना, तो यहाँ भी तुम्हारा क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे देखो, कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है? सी बॉट हरसेल्फ द बुक्स। अच्छा, डायरेक्टली अगर यहां पर ये सेंटेंस होता कि सी बॉट द बुक्स, तो क्या ये गलत होता है? सी बॉट द बुक्स, उसने किताबें खरीदी ना। अब यहाँ पे ये हरसेल्फ का जोड़ना, ये क्या बहुत जरूरी था या क्यों जोड़ा गया ऐसा? ये समझाने के लिए सिर्फ कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो इसमें जो तुम्हारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसने क्या खरीदा, तो किताब खरीदा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है? खरीदना, और क्या खरीदना? किताब खरीदना। लेकिन अब इसमें हरसेल्फ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यहाँ पर क्या किया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले से दिया हुआ है, और इस सेंटेंस में उसने क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना था तो किसके रूप में रखना था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में रखना था। यानी उसने किताबें खरीदी, लेकिन खुद से खरीदी ना, उसने खुद से किताबें खरीदी। तो इस सेंटेंस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पुट करने के लिए किसका यूज किया गया? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, ठीक है? अब क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो दिमाग में ये रखना है कि जो अरेंज किया हुआ है, जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट भी आता है। सेंटेंस अरेंजमेंट कहने का मतलब कि सेंटेंस, 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस दिए रहेंगे, सब उल्टा पुल्टा रहेगा। जैसे मान लो यही तुमको ये 1 2 3 4, ये अब मान लो वर्ड है, सेंटेंस छोड़ो, वर्ड की बात करते हैं, वर्ड अरेंजमेंट। इसको कर देगा 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसको पूरा उल्टा पुल्टा लिख देगा। अब उल्टा पुल्टा लिखने के बाद इसको कहेगा कि अरेंज कीजिए, और ऐसे ऑप्शन दे देगा 4 3 2 1 या 3 2 4 1, ऐसे करके दे देगा। अब इसी में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा कि जब उस नंबर से उस वर्ड को अरेंज करोगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, उसी को टिक करना है। सेंटेंस का डेफिनेशन ही होता है, क्या होता है सेंटेंस का डेफिनेशन, याद है किसी को? अच्छा चलो, सेंटेंस इंग्लिश में छोड़ो, वाक्य की परिभाषा किसी को याद है? शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगर मान लो कोई भी वर्ड लिख दिया जाए, जैसे यहां पर लिख लो कि देखो, तो इसमें सेंटेंस इतना है ना, ये वर्ड इतना है ना, 1 2 3 4 5, ये सब 2 3 वर्ड है, ये तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये जो भी है, क्या ये सेंटेंस बन रहे हैं? नहीं बना, जबकि लिखा सब एक ही साथ है। लेकिन ये सेंटेंस नहीं कह सकता इसको, क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बना। अगर इसी को लिख दिया जाएगा कि बुक इज बॉट बाय मी, यानी किताब मेरे द्वारा खरीदा गया, तो वो क्या बन जाएगा? एक सेंटेंस बन जाएगा। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस, यानी शब्दों का वह समूह जो एक
सार्थक मतलब दे, या फिर शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो इसी तरीके से अरेंजमेंट आता है और उसमें ये चीज बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो ये भी समझना है कि कौन सा वर्ब कहाँ यूज होना चाहिए, कौन सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ यूज होना चाहिए। ठीक है। आगे लिखो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें ट्रू रिफ्लेक्सिव वर्ड्स कहा जाता है। देखो कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब समझते हो ना तुम लोग, नहीं समझते हो? प्रीपोजिशन मतलब है
जय बजरंग बोले कुछ नहीं पता, एकदम पोछा मार दिया है एकदम फेनाइल डाल के एकदम पढ़ाई लिखाई पर, जे होगा देखा जाएगा, मामला साफ है। अब प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ाना है, करो तो पढ़ाना है ये है, लेकिन हल्का सा नॉलेज तो होना चाहिए था। अब तुम लोग को जो पढ़ना है वो एकदम बेस नहीं पढ़ना है, वो तुम लोग को एडवांस्ड पढ़ना है। ये जो नियम ये सब कभी पढ़ रहे हो? प्रोनाउन इतना डिटेल में कभी आज तक पढ़े थे जिंदगी में? आज तक इससे पहले खाली प्रोनाउन का डेफिनेशन पढ़े होगे, प्रोनाउन का काइंड का डेफिनेशन पढ़े होगे, लेकिन इतना डिटेलिंग कभी नहीं पढ़े होगे। बस इसीलिए एग्जाम यही सब पूछता है। अच्छा, ये जनरल कॉम्पिटिटिव जो है एक रीजनिंग एक्स्ट्रा डाल देता है। अब इंग्लिश ग्रामर ऐसा पूछता है, क्यों पूछता है? 1 से 10 क्लास तक तो सब कोई पढ़ा है, कौन नहीं जानता है? रीजनिंग 10th क्लास तक कोई पढ़ता है क्या? इसीलिए कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसमें रीजनिंग डालता है, ताकि अब तुम इसको पढ़ो, और ये तुमको क्या करेगा, कंपटीशन थोड़ा सा अलग बनाता है। अब बात करोगे ग्रामर का, अब तुम लोगों से कहानी पूछ दे, 10th क्लास का कहानी कितने लोगों को नहीं याद होगा? कविता पूछ दोगे ना, कविता नहीं बता पाओगे तुम लोग। अभी झारखंड पुलिस में पूछ रहा है ना, क्षितिज और कृतिका, दो किताब है हिंदी का, 10th क्लास में उसी से पूछता है, सब उसी से पूछता है। अब कोई पढ़ा है नहीं, 10वां के बाद तो अरे हटाओ, अब के पढ़ने वाला, इस सब का जरूरत कहाँ है, लो आ गया जरूरत, वह पूछेगा। पूछ देगा उसमें कोई कविता है, जैसे लखनवी अंदाज, एक कहानी है लखनवी अंदाज, तो अब उसका पूछ देगा कि उसके लेखक कौन है। याद है लखनवी अंदाज कहानी तुम लोगों को? नहीं याद है ना? अरे खीरा सूंघ के ट्रेन से फेंक देने वाला कहानी था यार, है? 10वां क्लास सब जैसे तैसे पास हो गया, कहा तुम लोग तब याद नहीं है, बताओ। इसमें बताओ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ है, देखो। अच्छा, ये आई हैव मेड अरेंजमेंट फॉर माई सेल्फ, इसका हिंदी कौन बताएगा? हम बताए थे कि अगर इंग्लिश का हिंदी करना हो तो बिल्कुल सेंटेंस को पार्ट, एकदम पार्ट बाय पार्ट तोड़ करके तब पढ़ो, एक लगातार पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाओगे। आई हैव मेड अरेंजमेंट, इसका मतलब पहले बताओ। मैंने अपने तैयारी किया, या मैंने अपने तैयारी कर लिया फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए, मैंने खुद के लिए अपनी तैयारी कर ली, ठीक है। अच्छा, ये देखो, कंटेंट, बिजी, प्राइड आदि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें ट्रू रिफ्लेक्सिव वर्ब कहा जाता है, तथा जिनके साथ सामान्यतः रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में से सही कौन है, बताओ तो, इसको पढ़ करके कौन सही है, दोनों में से गलत है, बताओ। ऊपर वाला सही है, कारण भी पूछेंगे, कारण भी बताना है, सोच लो, खाली सही गलत नहीं, क्यों सही है और ये क्यों गलत है ये भी बताना है। देखो इसमें अंतर क्या है, ये जितने कंटेंट, बिजी और प्राइड, ये सब जितने भी ऐसे वर्ड है, तो इसमें देखो कि ये कंटेंटेड वर्ड यहाँ पे आया है, हैं? तो जहां पर ये वर्ड होगा, ये सब ऐसे वर्ड होंगे, वहां पर यूज किसका करना है? रिफ्लेक्स वर्ब इनको कहा जाता है, और यूज किसका करोगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे। तो इसमें देखो कि यहाँ पर देखो देमसेल्फ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है। तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये नहीं है, तो फिर ये तो गलत ना हो गया, और ये क्या हो गया? सही हो गया। यहीं पर सामने दिया हुआ है रूल, फिर भी नहीं बता पा रहे हो कि जब ये सब रहेगा तो उसके साथ में तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, और ये दोनों सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या नहीं है, इस खाली इसमें है, इसमें है या नहीं है, तो जिसमें नहीं है वो गलत है, जिसमें है वो सही है, कॉमन सा चीज है। चलो इसको टिक करके और इसमें गलत कर लो। हाँ, इसका असली SCARCELY, इसका असली
Who is your friend? देखो ये ऊपर वाला तो समझाने का जरूरत भी नहीं है, बड़ा आसान है। कहता है एनी का प्रयोग नेगेटिव वर्ड हार्डली, स्कार्सली, बारली के साथ किया जाता है। देखो ये तीनों जो वर्ड है ना, बस इतना ध्यान रखना है कि ये तीनों वर्ड जहां भी होंगे उसके साथ किसका यूज करोगे? एनी का। अब ऐसे वर्ड्स जिसमें कि मान लो इसमें से कोई भी एक वर्ड है और हार्डली का यूज करके, चार ऑप्शन होता है हर एग्जाम में, चार ऑप्शन मिलेगा तुमको, चारों ऑप्शन में ये वर्ड तुमको मिल जाएगा। ठीक है, चेंज क्या रहेगा? जैसे एनी लगा देगा, किसी में विच कर देगा, किसी में व्हाट, किसी में हुज, ऐसा कोई भी वर्ड उसमें लगा देगा। तो सीधा दिमाग में यही रखना है कि ये तीनों वर्ड में से कोई भी अगर एक वर्ड दिया तो सही आंसर कौन सा होगा? जिस ऑप्शन में क्या होना? एनी का होना, है ना। अब इसमें देखो, इसमें कौन सा है तुम्हारा? इसमें लगा हुआ है सम, ये क्या है? गलत हो जाएगा ना। और फिर ये क्या हो गया? देखो यहाँ पर एनी है इसलिए क्या हो गया? ये सही हो गया। उसके बाद कहता है कि सामान्यतः हु का प्रयोग, हु का मतलब कौन होता है या जो भी होता है ना, प्रयोग लिविंग थिंग्स सजीव के लिए किया जाता है, और विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव के लिए किया जाता है। अब सजीव और निर्जीव तो सब कुछ जानते होगे, इसको भी बताना पड़ जाएगा। हाँ, अच्छा तो चलो थोड़ा सा साइंस में हम लोग चलते हैं, सजीव निर्जीव को लेकर के। बताओ कि सजीव जो होता है, लिविंग थिंग्स, किसको कहोगे? तो मतलब कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, कौन कौन सा ऐसा चीजों का होना जरूरी है जिससे तुम किसी ऑब्जेक्ट को सजीव कहोगे और किसी ऑब्जेक्ट को निर्जीव कहोगे? सबसे पहले हमको बताओ कि सजीव किसको कहा जा सकता है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? बताओ जल्दी जल्दी। अरे तुम लोग सजीव हो ना? क्यों हो? क्या है तुम्हारे में स्पेशलिटी है? सांस लेते हैं, ठीक है, और खाना खाते हैं, ठीक। दूसरा, तीसरा चलते फिरते यानी मूवमेंट होता है ना, और बात करते हैं, हाँ ठीक, ठीक है, और देख मतलब पूरा बॉडी का तुम अपना काम बता दो ना, ये पढ़ाई करते हैं, पेन से लिखते हैं, बाइक चलाते हैं, सब बताओ इसमें पूरा, तो हो जाएगा, सुबह हो गया। मेन मेन पॉइंट बताना है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग बोले कि जो चलते हैं वो सजीव होते हैं, पेड़ पौधे तो नहीं चलते हैं, तो फिर तो वो निर्जीव होगा ना। तो क्या मूवमेंट करना, चलना फिरना, ये सजीव और निर्जीव को बताने का एक सही गुण होगा? नहीं होगा, इसलिए मूवमेंट यहाँ पे नहीं बोलना है। पेड़ पौधे भी मूवमेंट करते हैं लेकिन वो किसी और की मदद से, हवा की मदद से, जानवरों की मदद से, पानी की मदद से, चाहे फिर मान लो कोई वहां से पौधा हम लोग उठाए और दूसरे जगह पे लगा दिए, तो मूवमेंट हुआ ना उनका, लेकिन वो हमारे द्वारा हुआ। अच्छा उसके बाद एक लोग बोलते हैं कि जो बढ़ते हैं, ग्रोथ करना है, ग्रोथ करना भी सजीव का पहचान है। क्या ये सही होगा पूरी तरीके से? हम्म, कैसे सही नहीं हो सकता है, बताओ तो जरा। ग्रोथ करना जो है मतलब उनका विकास होना, उनका बढ़ना जो है, विकास तो अलग हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ग्रोथ की बात करें तो अगर किसी में ग्रोथ हो रहा है तो क्या वजह से? हमारे अंदर तो ग्रोथ होता है ना, तो हम लोग सजीव हैं इस हिसाब से। तो पेड़ पौधे का भी ग्रोथ होता है, पहाड़ का भी ग्रोथ होता है, जानते हो कि नहीं? कैसे? पहाड़ कैसे बढ़ता होगा? कैसे बढ़ता है? नहीं बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल लो, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई ऐसा पहाड़ है और इसकी ऊंचाई अभी मान लो कि 500 फीट है, ठीक है, और कुछ समय के बाद अगर मेजर करोगे तो इसकी ऊंचाई घट भी सकती है और बढ़ भी सकता है। अब घटेगा कैसे, समझना। इसके ऊपर मान लो मिट्टी का कोई लेयर है, मिट्टी का लेयर होगा, है ना, आंधी चला, तूफान चला, बारिश हुआ, तो इसका क्या हो गया? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का अप्रदन यानी मिट्टी का कटाव। इसका मिट्टी कट कर कहीं और आ गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई और पहाड़ था जिसका ऊंचाई मान लो कि तुम्हारा 200 फीट था, ठीक है, तो इसका मिट्टी उड़ करके यहाँ पे आया, तो इसका 200 से मान लो 250 फीट हो गया, तो इसकी हाइट बढ़ गई ना, इसकी ऊंचाई तो बढ़ गई, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या हो गई? घट गई। तो ये हाइट बढ़ना, ग्रोथ इसका कम ज्यादा होना, तो पेड़ तो भाई किसी हिसाब से सजीव प्राणी नहीं है ना,
तो ग्रोथ यहां पर नहीं होगा। एग्जैक्टली इसका वर्ड क्या होगा? इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ, ये पहाड़ जो होता है ना वो सब एक्सटर्नल ग्रोथ करता है, और हम सब क्या करते हैं, जो सजीव होते हैं इंटरनल। हमारा बॉडी ऊपर से नहीं खिंचाता है, अंदर से बढ़ता है। धीरे धीरे हमारा क्या होता है, बोन्स डेवलप करना शुरू होता है। बच्चों में ज्यादा हड्डी होता है, पता है ना, और धीरे धीरे करके वो कम हो जाता है। तो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर जुड़ते चले जाते हैं। यानी हमारा बॉडी पूरा अंदर से बढ़ता है। पहाड़ क्या होता है, क्या अंदर से बढ़ रहा है, वो ऊपर से बढ़ रहा है, ऊपर से कट रहा है। तो इसकी वजह से एक्सटर्नल ग्रोथ अगर किसी में हो रहा है तो वो ग्रोथ जो है सजीव के कैटेगरी में नहीं आता है। तो अब यहां पर बात करोगे सजीव और निर्जीव का, देखो तो कभी भी सजीव वर्ड हो, सजीव वस्तु हो, जैसे हु इज योर फ्रेंड, तो दोस्त है, तो क्या ये सजीव है कि निर्जीव है? जान प्राण है ना इसमें है। अब मान लो कागज कलम को दोस्त थोड़ी बनाओगे, वो तो काम कर रहे हैं उससे हम लोग। तो अगर कोई दोस्त है तो ये क्या है, सजीव है, लिविंग थिंग्स है। इसके पहले किसका यूज होगा? हु का। तुम्हारा दोस्त कौन है, तो यहाँ पर विच का यूज नहीं करेंगे। विच किसके लिए करेंगे? निर्जीव वस्तु के लिए। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर जैसे विच इज योर फ्रेंड है, तो ये सही है, और यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, गलत है। यहाँ पर देखो हु इज योर पेन, यहाँ पर क्या है, पेन है। पेन क्या लिविंग है क्या? नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो इसके पहले क्या हु लगेगा? गलत हो गया, क्या लगना चाहिए? समझ में आ गया? हु और विच में गलत नहीं होगा अब? चलो ठीक है। चलो एक अब लास्ट बचा हुआ है, लास्ट रूल, इसके बाद प्रोनाउन खत्म। प्रोनाउन। फुसुर फुसुर समीक्षा सब सुना रहा है हमको। हम्म, कहाँ पे? ठीक ही तो, एक ही तो है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। देखो कहता है कि जब हु, हुज, विच और व्हाट आदि सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, ये सारा का सारा जो वर्ड है, क्या लगता है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है ना, प्रश्न पूछने के लिए। तो जब ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, अब सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस का जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? हाँ? कर्ता। अच्छा, वाक्य में कर्ता कर्म और कुछ होता है, वस्तु होता है ना, करने वाला, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें। अब देखो, तो सब्जेक्ट के रूप में जब उसका यूज करें
तो वाक्य का पैटर्न असर्टिव इंट्रोगेटिव होता है, परंतु जब वह सब्जेक्ट के रूप में ना आए तो वाक्य इंट्रोगेटिव होता है। देखो ये दोनों सेंटेंस में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। देखो यहां पर देखो, शुरू में यहां पर सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन सब्जेक्ट की जगह क्या है, हु हेल्प्ड मिलन, मिलन की मदद किसने की, ठीक है। तो यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर हु का यूज हो रहा है। तो ये टोटली जहां पर तुम्हारा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो उसको असर्टिव इंट्रोगेटिव कहते हैं। और यहां पर देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ योर डॉग, यहां पर इसमें ये बताओ कि सबसे मेन कौन है। यहां पर देखो तो बात किसकी की जा रही है, डॉग की जा रही है। और यहाँ पे सवाल तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर डॉग, यहाँ पे क्या है, ये व्हाट क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव। अब ये असर्टिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सब जो है, ये जब सेंटेंस पढ़ाएंगे और टेंस, टेंस नहीं सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस में, हाँ टेंस में भी है, उसमें भी है, जब ये पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये 2-3 चैप्टर ही जो है तुम्हारा, हाँ ठीक है, तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ जो है तुम्हारा सर्वनाम प्रोनाउन पूरा खत्म हो गया, ठीक है। 16 तुम लोग 16 से लिखे ना, अभी आज 16 रूल था ना, वहां से जो रूल उससे पहले वाला जितना भी है सब यूट्यूब पे अपलोड है, टोटल रूल है, उसको लिख करके उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है, नोट कर लेना, ठीक है, समझ लेना, दोबारा उसको समझाना भी नहीं पड़ेगा, देख करके समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। फिर आगे हम लोग दूसरा टॉपिक पे बढ़ेंगे।